हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशनल टीवी। इस वीडियो में हम डीएड फर्स्ट ईयर के बाल्यावस्था तथा बालकों का विकास यानी कि चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वाभाविक निरीक्षण से आपका क्या अभिप्राय है। स्वाभाविक निरीक्षण या प्राकृतिक निरीक्षण का लक्ष्य होता है बच्चों के विषय में जैसा वे वास्तव में व्यवहार करते हैं उसके बारे में विस्तृत प्रमाण प्राप्त करना, और वह भी उसके वास्तविक पर्यावरण में जिसमें वे रहते हैं। स्वाभाविक निरीक्षण को क्षेत्र अध्ययन विधि या क्रमबद्ध परीक्षण का नाम भी दिया जाता है। जब स्वाभाविक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तब उसे अवलोकन या निरीक्षण को स्वाभाविक निरीक्षण कहा जाता है। इस प्रकार के अवलोकन का प्रयोग सामान्यतः पशुओं के व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। देखिए, स्वाभाविक निरीक्षण का मतलब क्या होता है कि वास्तव में जो है कोई व्यक्ति या फिर जो पशु है किस टाइप का जो है व्यवहार करता है रियल में, तो उसी को क्या बोलते हैं, स्वाभाविक निरीक्षण, यानी कि उसका किस तरीके का जो है व्यवहार है रियल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षात्कार क्या है, जिसको बोलते हैं हम इंटरव्यू। साक्षात्कार का अर्थ, साक्षात्कार बातचीत या सामान्य वार्तालाप करने का ही एक रूप है, किंतु इसमें एक अंतर वह होता है कि बातचीत या वार्तालाप बिना किसी उद्देश्य से भी किया जा सकता है, किंतु जब वार्तालाप के पीछे कोई सुनिश्चित उद्देश्य छिपा होता है तो वह साक्षात्कार का रूप धारण कर लेता है। यद्यपि प्रदत्त एकत्रीकरण हेतु निरीक्षण तथा प्रश्नावली विधियों का अधिकतर प्रयोग होता है, परंतु अनेक अवसरों पर निरीक्षण के साथ साथ साक्षात्कार द्वारा भी जो है प्रदत्त एकत्रित किए जाते हैं। बाल विकास में साक्षात्कार विधि का उपयोग तभी संभव है जब बच्चे समस्याओं को पूर्ण रूप से समझने व व्यक्त करने में सक्षम हों। देखिए, साक्षात्कार का मतलब क्या होता है, इंटरव्यू लेना। आपने देखा होगा जैसे स्कूल वगैरह में टीचर वगैरह की भर्ती होती है तो वहाँ पे जो है जैसे जो टीचर का इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, पहले डेमो फिर जो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, या फिर आप कंपनी वगैरह में जाते हैं तो इंटरव्यू लेते हैं। उसमें आपके जो है हाव भाव या फिर बोलने का तरीका है उसी को जो है नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों के बारे में परावर्तक पत्रिका किसे कहते हैं। बच्चों से संबंधित परावर्तक पत्रिका से अभिप्राय ऐसे नोटबुक या कागज के टुकड़े से होता है जिसका प्रयोग बालक स्वयं के विचारों को लिखने के लिए करता है। इस प्रकार की पत्रिका लेखन से बालकों में अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के विकास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस पत्रिका द्वारा बालक स्वयं का मूल्यांकन करने में सक्षम होते हैं तथा स्वयं के विचारों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया उन छात्रों हेतु विशेष रूप से सहायक होती है जो नए नए संप्रत्यों को अभी सीख ही रहे होते हैं। यानी कि देखिए, परावर्तक पत्रिका मतलब यह है कि बच्चे अपने जो भी विचार है उनको किसी नोटबुक के ऊपर लिखते हैं, फिर उसका जो है अध्ययन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, फिर नई नई चीज़ें जो उसकी सहायता से सीखते हैं। ये जो आदत है बहुत सारे बच्चों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक निरीक्षण से आपका क्या अभिप्राय है या फिर आप क्या समझते हैं। प्राय विभिन्न विद्वानों ने आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। साधारण शब्दों में आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख से अभिप्राय विद्यार्थियों द्वारा लिखी डायरी, शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया घटनावृत्त और संचित अभिलेख कार्डों से है। यानी देखिए, आकस्मिक निरीक्षण का मतलब क्या होता है कि जो डायरी वगैरह लिखते हैं या फिर जो टीचर है किसी जो है घटनावृत्त को जो है कार्डों की सहायता से किसी नोटबुक वगैरह में नोट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, आकस्मिक निरीक्षण। निरीक्षण का मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल करना। अतः आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख किसी शिक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया किसी विद्यार्थी के व्यवहार या व्यक्तित्व का वस्तुनिष्ठ वर्णन है। यह अभिलेख नियमित निरीक्षण का परिणाम है। उसे जो है इसे अनौपचारिक अवलोकन भी किया जो है कहा जा सकता है। तो यहाँ पे आप समझ गए हो कि आकस्मिक निरीक्षण का मतलब क्या है कि कोई टीचर किसी बच्चे के व्यवहार को किस तरीके से समझता है, उसको किस तरीके से जो है हैंडल वगैरह करता है, वही क्या है, आकस्मिक निरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवरणात्मक कथाओं से आपका क्या अभिप्राय है। विवरणात्मक कथाओं से अभिप्राय ऐसी घटनाओं से हैं जो मौके पर हो रहे व्यवहारों का उसी रूप में जो है लिखित क्रम प्रस्तुत करें। यानी कि जो विवरणात्मक कथाओं का मतलब ये है कि ऐसी घटनाओं से जो मौके पर यहाँ पे जो बाई मिस्टेक हो गया, मौके पर हो रहे व्यवहारों को उसी रूप में लिखित क्रम प्रस्तुत करें। ऐसे बच्चे की गतिविधियों का विस्तार से वृत्तांत होता है। इसे रनिंग रिकॉर्ड भी कहा जाता है। किसी स्थिति में इस प्रकार के लिखित कार्डों को कोई दूसरा व्यक्ति बाद में भी जो है पढ़ सकता है तथा इस दृश्य को देख सकता है। यानी कि जो है कोई घटना वगैरह हो चुकी है उसको अपने लैंग्वेज में उसको लिखना संभाल के एक तरीके से आप न्यूज़ समझ सकते हैं, ताकि कोई जो उस घटना को बाद में कोई पढ़े तो उसको समझ में आ जाए अच्छे से। सॉरी। नेक्स्ट है, साक्षात्कार विधि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए, साक्षात्कार जो विधि है इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। साक्षात्कार प्रविधि का मुख्य विशेषता है कि इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का परस्पर आमने सामने वार्तालाप होता है।
अकेला व्यक्ति अपना ही साक्षात्कार नहीं कर सकता। इसी कारण साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता का होना आवश्यक है। तो जो है इंटरव्यू वगैरह होता है वो दो व्यक्तियों के बीच में होता है और इसकी विशेषता यही है, खास बात है कि जो है विचारों का आपस में आदान प्रदान होता है, वार्तालाप कर सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट है दूसरा जो है इसी विशेषता है आमने सामने के संबंध, फेस टू फेस रिलेशन। साक्षात्कार प्रविधि की मुख्य विशेषता है कि इसमें साक्षात्कारकर्ता यानी कि इंटरव्यूअर और साक्षात्कारदाता यानी कि इंटरव्यूई के द्वारा प्रत्यक्ष आमने सामने के जो है प्राथमिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। तो इसके हेल्प से जो है आमने सामने बैठ के जो है जो प्राथमिक संबंध है वो जो है स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विशिष्ट उद्देश्य यानी कि इसकी विशेषता। साक्षात्कार की तीसरी प्रमुख विशेषता विशिष्ट उद्देश्य है, अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्तियों के प्रत्येक वार्तालाप को साक्षात्कार नहीं कहा जा सकता, बल्कि साक्षात्कार एक ऐसी उद्देश्यपूर्ण अंतःक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा संबंध किसी विशिष्ट उद्देश्य को सामने रखकर ही किया जाता है। यानी कि आपस में अगर बातचीत की जा रही है तो उसको हम वार्तालाप नहीं कहते, जो वार्तालाप है उसको हम जो है इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार नहीं कहते। साक्षात्कार उसी को कहेंगे जो वार्तालाप किसी उद्देश्य के लिए की गई है। नेक्स्ट विशेषता है सामग्री संकलन। साक्षात्कार प्रविधि का प्रमुख उद्देश्य जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है यह है कि साक्षात्कार की प्रत्येक गतिविधि एवं वार्तालाप के द्वारा सामाजिक अनुसंधानों और सामाजिक अध्ययनों के लिए सामग्री का संकलन किया जाता है। तो ये भी जो इसकी एक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के बारे में प्रावर्तक पत्रिका किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। देखिए, बच्चों से संबंधित प्रावर्तक पत्रिका का अर्थ है बच्चों जो है अर्थ है या फिर अभिप्राय होता है वह नोटबुक या कागज का टुकड़ा जिसका प्रयोग बालक अपने स्वयं के विचारों को लिखने हेतु इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार के पत्रिका लेखन से बालकों में अधिसंज्ञान कौशल के विकास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस पत्रिका द्वारा बालक स्वयं का मूल्यांकन करने तथा यह मालूम करने के लिए किया जाता है कि वे क्या जानते हैं। यानी कि कोई भी इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है वो उसको नोटबुक या फिर किसी डायरी में नोट करते हैं। एक तरीके से वो क्या है प्रावर्तक पत्रिका, उससे बाद में पता चलता है कि मुझे कितना कुछ आता है। इसका जो महत्व क्या है कि क्या काम आती है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल। देखिए, पहला ये है कि प्रावर्तक पत्रिका विद्यार्थी को मुक्त ढांचे में लेखन कौशलों के अभ्यास के अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे अधिक शक्तिशाली अधिगम तब होता है जब बालक स्वयं का मूल्यांकन स्वयं करते हैं तथा स्वयं का प्रावर्तन करते हैं। थर्ड पॉइंट है समस्याओं, गलतफहमियों और भ्रमों को स्पष्ट करने के लिए प्रावर्तक क्रियाएं आवश्यक होती है। इस प्रकार के लेखन से यह उद्देश्य पूरा होता है। नेक्स्ट है इसका महत्व है प्रावर्तन पत्रिकाएं विद्यार्थियों के मस्तिष्क की खिड़कियों के दरवाजों को खोलने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट देखिए इसका महत्व क्या है। नेक्स्ट है प्रावर्तन पत्रिकाएं अध्यापकों को विद्यार्थियों की ओर ध्यान देने के अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट है ये विद्यार्थियों के बारे में अतिरिक्त सूझबूझ प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रावर्तन पत्रिकाएं इसलिए भी आजकल महत्वपूर्ण मानी जाती है ताकि इससे बालक को यह ज्ञान हो जाए कि वे क्या कुछ जानते हैं और वह अपने बोध में वृद्धि करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं या करना चाहते हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं इसके, ज्ञान को बढ़ाने में भी जो है प्रावर्तक पत्रिका बहुत काम की है। नेक्स्ट है कम सफल अधिगमकर्ता या बालकों को भी यह मालूम पड़ जाता है कि उनके मस्तिष्क को किन किन आदतों के विकास की आवश्यकता है। नेक्स्ट इसका महत्व है बालक ने जो कुछ भी स्वयं का मूल्यांकन करके यह खोजा है कि उन्हें क्या कुछ आता है उनका अपने अधिगम के सुधार लाने के लिए योजना बनाने में प्रयोग की जा सकती है। तो बहुत अच्छी बात है कि लास्ट वाला पॉइंट क्या है कि उनसे आपको पता चल जाता है कि हमें क्या क्या हमारी जो है हैबिट या फिर जो है योजनाओं में जो सुधार करना चाहिए ताकि हम अच्छे से अधिगम वगैरह कर सकें, लर्निंग कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छे आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख के गुणों का वर्णन करें। आकस्मिक निरीक्षण होता क्या है ये मैंने ऊपर बता दिया है। इसके गुण देखिए। सबसे पहला फर्स्ट है प्रमुख सूचनाएं। एक अच्छे अभिलेख की यह विशेषता भी होती है कि उसमें प्रमुख सूचनाएं ही रिकॉर्ड की जानी चाहिए। उचित निदान तभी संभव है यदि केवल संबंधित अथवा अर्थपूर्ण घटनाओं का ही आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख में उल्लेख किया जाए। सेकंड पॉइंट है पृष्ठभूमि की जानकारी यानी कि इन्फॉर्मेशन ऑफ द ग्राउंड। आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख में यह विशेषता होनी आवश्यक है कि वह व्यक्ति या विद्यार्थी के बारे में पूर्ण पृष्ठभूमि की जानकारी प्रस्तुत करे यानी कि पूरी इन्फॉर्मेशन उसको होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। एक अच्छे आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख में वस्तुनिष्ठता का होना अति आवश्यक है, अर्थात इसे पक्षपात, द्वेष आदि से मुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्ण चित्र यानी कि कंप्लीट पिक्चर। एक अच्छे आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख में यह विशेषता भी होनी चाहिए कि वह किसी व्यक्ति या घटना के बारे में पूर्ण चित्र प्रस्तुत करे। अपूर्ण या अधूरा चित्र प्रस्तुत करने में से हानि हो सकती है।
यानी कि पूरा मैटर पता होना चाहिए तभी उसके बारे में लिखना चाहिए। अगर पूरा मैटर नहीं लिखेंगे तो इसका नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट है घटनाओं का विवरण या क्रम जो है, इसमें जो है क्रम का बहुत महत्व है। घटनाओं किस तरीके से हुई, पहले कौन सी घटना घटी। इस प्रकार के अभिलेख में दर्ज घटनाओं या सूचनाओं का उचित क्रम होना चाहिए और उनका विवरण भी क्रम में हो। घटनाओं के विवरण में उपयुक्त शब्दों का प्रयोग ही किया जाना चाहिए। यानी कि जो घटना घटी है उसमें जो स्टेप वगैरह हुए हैं, पहला कौन सी घटना घटी, दूसरी कौन सी घटी, तो सभी जो है ऑर्डर में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवरणात्मक कथाओं के लाभ और दोषों का वर्णन करें। जो है विवरणात्मक कथाएं होती क्या है, ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। इसके लाभ देखिए क्या क्या लाभ है, एडवांटेज। फर्स्ट है इनमें कोई पूर्व योजना तथा व्यापक प्रशिक्षण नहीं चाहिए। नेक्स्ट है यह किसी एक व्यवहार पर केंद्रित न होकर सभी व्यवहारों पर केंद्रित होती है। नेक्स्ट इसे दैनिक भाषा में लिखा जाता है। नेक्स्ट है बाद में विश्लेषणों के लिए इसे कोई भी प्रयुक्त कर सकता है। नेक्स्ट है इसमें न्यूनतम यंत्रों या उपकरणों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है व्यवहार का क्रम पर्यावरणीय सूचनाओं तथा दूसरों की प्रक्रियाओं को सुरक्षित किया जा सकता है। और नेक्स्ट है इसमें घटनाओं का रिकॉर्ड स्थायी रूप से हो जाता है। तो ये क्या है, विवरणात्मक कथाओं के क्या है लाभ हैं, एडवांटेज हैं। इसके अब डिसएडवांटेज देखते हैं, यानी कि इसके दोष क्या हैं, कमियां क्या हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है एक से अधिक बालक का निरीक्षण करने में यह विधि कठिन लगती है। नेक्स्ट है रिकॉर्ड करने में समय अधिक लगता है। नेक्स्ट है निरीक्षणकर्ता बच्चों से स्वयं को अलग रखते हैं जबकि अध्यापकों के लिए ऐसा करना कठिन हो जाता है। तो ये सभी इसके क्या हैं, दोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वैज्ञानिक साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं। नैदानिक साक्षात्कार की मुख्य उद्देश्यों का वर्णन करें। देखिए नैदानिक साक्षात्कार जो है परीक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य एक अंतःक्रिया है। नैदानिक साक्षात्कार की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए इसमें क्या क्या विशेषताएं निम्नलिखित है। फर्स्ट है नैदानिक साक्षात्कार में अन्य प्रकार के साक्षात्कारों की तरह ही छात्र और अध्यापक के बीच अंतःक्रिया होती है, यानी कि आपस में डिस्कशन वगैरह होता है। नेक्स्ट है नैदानिक साक्षात्कार मूल्यतः है असंरचित होता है, अर्थात साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्वरूप साक्षात्कार के दौरान ही चिकित्सक समस्या के संदर्भ में तय करके पूछता है। नेक्स्ट है नैदानिक साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य रोगी से पूछताछ करके जैसे आंकड़ों को इकट्ठा करना होता है, जिसके आधार पर रोगी की समस्याओं को समझने व उन्हें दूर करने की दिशा में सुझाव दिए जा सकते हैं। यानी उसकी जो भी कमियां वगैरह हैं, जो उनके डाटा है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उनको जो कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसकी समस्याओं को हल किया जाता है। नैदानिक साक्षात्कार के उद्देश्य क्या होते हैं, यानी कि जो है क्लिनिकल मेथड, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट उद्देश्य है इसका सामान्य उद्देश्य नैदानिक मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े प्रयोगकर्ता को प्रदान करना होता है। सेकंड है नैदानिक मूल्यांकन के अतिरिक्त नैदानिक कार्य को संपन्न करने के लिए अंतः वैयक्तिक संबंध स्थापित करना। नेक्स्ट पॉइंट है नैदानिक कार्यक्रम से सभी को अवगत कराना। नेक्स्ट है अपनी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने के विचार से मनोवैज्ञानिक नैदानिक साक्षात्कार करते हैं। बालक की समस्याओं के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करना, ये सभी क्या है इसके उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जीवनकालीन विकास परिदृश्य के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें देखिए मुख्य बिंदु क्या क्या है। फर्स्ट है संपूर्ण जीवन प्रसार को जब एक इकाई के रूप में मानकर सभी अवस्थाओं का यदि गहराई से अध्ययन किया जाता है तो मानव विकास की वास्तविक गतिविधियों की जानकारी तभी संभव हो पाती है। नेक्स्ट इसका मुख्य पॉइंट है व्यक्ति का विकास देश काल तथा सामाजिक सांस्कृतिक दशाओं और स्वयं व्यक्ति के अपने अनुभव का व्यापक प्रभाव पड़ता है। अतः मानव विकास के संदर्भ में किसी प्रकार का सामान्यीकरण करना बहुत ही कठिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाल्यावस्था तथा वृद्धावस्था मनोवैज्ञानिक शोध का एक रुचिकर विषय बन जाता है क्योंकि परिवार और समाज ने इनके प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया है। फोर्थ पॉइंट है मानव विकास का प्रत्येक अवस्था में एक निश्चित समय और सीमा तक वृद्धि और ह्रास यानी कि डिक्लाइन जैसे परिवर्तन होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्यक्ति के सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण से संबंधित परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो क्या क्या परिस्थितियां देखिए यहाँ पे दिखा कि व्यक्ति को अपने सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से अपने जन्म के समय से ही जो कुछ प्राप्त होता है वह उसकी वृद्धि एवं विकास के सभी पक्षों को पूरी तरह प्रभावित करता है। इस प्रकार के वातावरण से जुड़े विभिन्न तत्व और कारक तथा परिस्थितियां निम्नलिखित हो सकती हैं। पहला है माँ बाप और परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत ज़रूरी है। भाई जिसके माँ बाप जो है थोड़े से गरीब हैं उनका व्यवहार जो है अलग होता है, वो बच्चे को अलग तरीके से जो है माहौल में डालते हैं।
अमीर हैं वो अलग डालते हैं। नेक्स्ट है माता पिता तथा परिवार द्वारा दी जाने वाली बालक की देखभाल की वो किस तरीके से देखभाल करते हैं। नेक्स्ट है बालक के विकास हेतु उपलब्ध सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का स्तर एवं सुविधाएं कि जो किस तरीके से उनको सामाजिक जो है वातावरण मिलता है, सांस्कृतिक वातावरण मिलता है। नेक्स्ट है बालक को स्कूल में तथा बाद में होने वाली शिक्षा का स्तर तथा वहाँ उपलब्ध किया गया वातावरण। तो ये सभी जो है उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट है मनोरंजन तथा रुचियों के लिए उपलब्ध सुविधाएं, ये भी जरूरी है कि बहुत सारे बच्चे हैं फ़ोन वगैरह ज़्यादा चलाते हैं, उसका यूज़ अच्छे से करते हैं, कोई इसका जो है गलत यूज़ भी करते हैं। नेक्स्ट है जिस समाज पर राष्ट्र जहाँ पर बालक विकसित हो रहा है उसका सम्मान तथा वहाँ स्थापित कानून तथा शासन का स्वरूप। नेक्स्ट अपने विकास के लिए उपलब्ध विभिन्न शैक्षिक और व्यावसायिक अवसर एवं सुविधाएं। नेक्स्ट है बालक तथा उसके परिवार को उसकी जाति धर्म नागरिकता आदि के आधार पर समाज से मिलने वाला व्यवहार। आप सभी को पता होगा जाति धर्म के आधार पर जो है विविधता होती है सभी की, सभी अपने धर्म को मानते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। कौन कौन से कारक हैं जो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो पहला देखिए, सबसे पहला है शिक्षा। व्यक्ति के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का निर्माण शिक्षा द्वारा होता है और शिक्षा द्वारा व्यक्ति को ज्ञान अर्जित कराया जाता है और इसे कौशल सिखाए जाते हैं। अतः शिक्षा भी सांस्कृतिक और सामाजिक विकास में एक प्रभावशाली अभिकरण है। सेकंड जो कारक है प्रभावित करने वाला कारक है धर्म यानी कि रिलीजन। व्यक्ति की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों का निर्धारण उस व्यक्ति का धर्म करता है। इस दृष्टि से सामाजिक व सांस्कृतिक विकास में धर्म की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तीसरा पॉइंट है मित्र मंडली यानी फ्रेंड्स। बच्चा अपने विकास के दौरान मित्र बनाने शुरू करता है तथा अपनी मित्र मंडली की ओर आकर्षित होता रहता है। उसके ये मित्र उसके मूल्य और आदतों को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परिवार फैमिली। जो है बच्चा सर्वप्रथम परिवार में रहकर अपनी विकास प्रक्रिया शुरू करता है। परिवार में वह विभिन्न परंपराओं को सीखता है, रीति रिवाजों को सीखता है तथा रहन सहन के तरीकों का अनुसरण करता है। यही बालक के विकास के सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है पड़ोस व समुदाय यानी कि नेबरहुड एंड कम्युनिटी। बच्चा बड़ा होने के साथ साथ घर से निकलकर समुदाय में प्रवेश करता है जिससे उनकी रुचियां, आदतें, गुणों, खान पान, रहन सहन, सोच विचार आदि का प्रभाव सांस्कृतिक और सामाजिक विकास पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतत विकास का क्या अर्थ है। देखिए सतत विकास से अभिप्राय विकास की ऐसी अवस्था से है जिसमें बच्चा पुराने ज्ञान और पुराने कौशलों में नवीन ज्ञान और नवीन कौशलों के जुड़ने से धीरे धीरे विकसित होता है। सतत विकास में क्रमिक अथवा धीरे धीरे और संचित परिवर्तन जीवन भर होते रहते हैं, जिसमें विकास की प्रारंभिक अवस्थाएं उन कौशलों और योग्यताओं को आधार प्रदान करती है जिनकी आवश्यकता आगामी अवस्थाओं में होती है। सतत विकास में प्राय यह देखा जाता है कि संसार के सभी प्राणी कैसे एक चरण से दूसरे चरण में बढ़ते हैं। सतत विकास का मतलब ये है कि जो ज्ञान आपको बच्चे को पुराना मिला हुआ है उसी ज्ञान को जो है नवीन ज्ञान में डाल लेना। यानी कि कुछ बच्चे को पहले इन्फॉर्मेशन अलग मिलती है, उसके बाद में जब चेंजमेंट वगैरह हो जाता है तो उसी का एक तरीके से क्या सतत विकास, यानी कि अपने ज्ञान को और बढ़ा लेना, चेंज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से आपका क्या अभिप्राय है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना उसके अस्तित्व एवं विकास की संभावना भी नहीं की जा सकती। अतः समाज मनुष्य के लिए एक आवश्यक व्यवस्था है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ से आप हमारा अभिप्राय किसी व्यक्ति की उन क्षमताओं एवं योग्यताओं से है जिनके माध्यम से वह अपने समाज एवं सांस्कृतिक परिवेश में स्वयं को समायोजित करता है। व्यक्ति को अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश से अपने जन्म के समय से ही जो कुछ प्राप्त होता है वह उसकी वृद्धि व विकास के सभी पक्षों को पूर्णतः प्रभावित करता है। देखिए सामाजिक संस्कृति का मतलब यही है कि जो जिस परिवेश में वगैरह में रहता है उसे क्या कुछ सीखता है वो सभी क्या एक तरीके से उसकी जो है आदत बन जाती है, उसका व्यवहार बन जाता है, उसका विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की विशेषताओं का वर्णन करें कि जो पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था उसकी क्या क्या विशेषता है। पहले है पियाजे के अनुसार सीखना एक क्रमिक और आरोही प्रक्रिया, यानी कि जो सीखना वो हमेशा चलता रहता है। सेकंड है पियाजे के अनुसार बच्चों में चिंतन एवं खोज करने की शक्ति उनकी जैविक परिपक्वता, अनुभव एवं दोनों की अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। नेक्स्ट है पियाजे के इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों के अमूर्त चिंतन पर उनकी शिक्षा का प्रभाव होता है। यदि शिक्षा का स्तर निम्न है तो अमूर्त चिंतन का होता है। उच्च स्तर की शिक्षा वाले बालकों का चिंतन भी उच्च होता है। नेक्स्ट है जो उच्च स्तर के जो बच्चे हैं उनका जो चिंतन होगा, स्मरण शक्ति होगी, याद करने शक्ति, वो भी क्या होगी, तेज। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक सक्रिय अवस्था के बाद
बालक की संपूर्ण बौद्धिक शक्ति का विकास हो जाता है और वह समस्या समाधान क्रमबद्ध और लौकिक ढंग से करने में सक्षम हो जाते हैं। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार सीखने के लिए पर्यावरण और क्रिया की आवश्यकता होती है। देखो, अगर पियाजे ने क्या कहा है, सीखने के लिए जो है पर्यावरण यानी कि वातावरण सबसे जरूरी है, और क्रिया क्या करता है वो भी जरूरी है। यानी कि क्रिया का मतलब ये है कि जो भी एक्शन वगैरह करता है, जो कार्य करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत की विशेषताएं लिखिए। क्या क्या सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या है इसकी। पहला है, यह सिद्धांत अधिगम के बाद पुनर्बलन पर बल देता है, जैसे पुरस्कार, दंड आदि। नेक्स्ट, ब्रूनर के सिद्धांत के अनुसार शिक्षा के द्वारा बच्चे में जो है व्यक्तिक और सामाजिक दोनों गुणों का विकास होता है, यानी कि बच्चा जो दोनों गुणों में जो है संपन्न हो जाता है। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत के अनुसार विषय की संरचना ऐसी होती है जिससे विद्यार्थी आसानी से सीखता है। ब्रूनर का यह सिद्धांत बच्चों के पूर्व अनुभव तथा नए विषय की विषय वस्तु में समन्वय के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर बल देता है, ताकि ऐसा वातावरण मिलता है जिससे बच्चे जो आराम से पढ़ वगैरह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को सिखाए जाने वाली विषय वस्तु इस प्रकार से क्रम से प्रस्तुत की जाती है जिससे विद्यार्थी तार्किक ढंग से और कठिनाई स्तर का ध्यान में रखकर सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास का क्या अर्थ है। आपने बहुत बार सुना होगा विकास क्या होता है। बालक में होने वाली कर्मिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली प्रगति ही विकास है। यह प्रकृति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि सभी क्षेत्रों में छात्रों से संबंधित है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो सभी प्राणियों में गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती है। विकास की यह प्रक्रिया कभी तीव्र तो कभी मंद गति से चलती है। विकास के फलस्वरूप बालक में होने वाली कर्मिक परिवर्तन बालक को वातावरण के साथ समायोजन करना सिखाते हैं। देखिए, विकास का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का जो विकास है वो मानसिक भी होता है, शारीरिक भी होता है। ये बचपन से यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक बढ़ता रहता है। कभी जो इसकी स्पीड कम होती है, कभी तेज होती है। और इसमें जो है विकास में क्या आता है, आपकी मेंटलिटी यानी कि आपकी नॉलेज है वो भी बढ़ती है। आपके शरीर, हाव भाव, एक्सप्रेशन वगैरह सब कुछ चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट, विकास की कोई एक परिभाषा क्या है। एक्चुअल में देखिए विकास की परिभाषा क्या है। देखिए, हार्लोक के अनुसार विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तनों से है। विकास की परिभाषा क्रमिक जो है संबंधात्पूर्वक परिवर्तनों की प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के रूप में दी जा सकती है। प्रगतिपूर्ण का अर्थ है कि परिवर्तन दिशात्मक होते हैं तथा यह पृष्ठोन्मुख की अपेक्षा अग्रोन्मुख यानी कि ये बैकवर्ड की अपेक्षा जो है फॉरवर्ड होते हैं, यानी कि आगे की तरफ जाते हैं। हार्लोक का मानना है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं एवं नवीन योग्यताओं का उदय होता है। देखिए, विकास का मतलब मैंने बता दिया डेवलपमेंट, यानी कि इसमें मेंटलिटी और जो है फिजिकली दोनों चीज़ इंक्रीज होती हैं और इसमें जो नई जो विशेषताएं हैं, योग्यताएं हैं, उनका उदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक होती है वृद्धि और एक होता है विकास। देखिए, विकास में सारी चीज़ डेवलप होती हैं, उसकी मेंटलिटी भी, उसका फिजिकल भी। वृद्धि में केवल उसके जैसे हाथ पैर ये चीज़ बढ़ गई, ये क्या वृद्धि है, यानी कि उसकी ग्रोथ। देखिए, इनमें अंतर बताना आपको क्या क्या है। वृद्धि को क्या बोलते हैं यहाँ पे ग्रोथ, और विकास को क्या बोलते हैं डेवलपमेंट। तो देखिए इन दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले देखिए, प्रायः यह देखा गया है कि वृद्धि और विकास शब्दों को एक दूसरे का पर्यायवाची समझ लिया जाता है। सभी सोचते हैं कि वृद्धि और विकास एक चीज़ है, जबकि यह सत्य नहीं है। दोनों शब्द के अर्थ, प्रयोग, सिद्धांतों, प्रकृति आदि में कुछ न कुछ अंतर अवश्य दिखाई देता है। इन अंतरों का अध्ययन करना अध्यापक के लिए अति आवश्यक है। वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। देखिए क्या क्या अंतर है। अर्थ के आधार पर इसका अंतर देखिए कि अर्थ के आधार पर इसका क्या अंतर है। देखिए, वृद्धि का अर्थ है शारीरिक परिवर्तन, यानी कि शरीर में जो भी परिवर्तन होते हैं उसको वृद्धि बोलते हैं। इन शारीरिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही व्यवहारों में परिवर्तन आने प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन विकास शब्द का प्रयोग शरीर के विभिन्न अंगों की विभिन्न दिशाओं में गुणात्मक उन्नति के बारे में किया जाता है, यानी कि जो उसके शरीर में जो अंग बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, जो भी चेंजमेंट हो रहा है, लेकिन उसमें जो गुणात्मक जो चेंजमेंट हो रहे हैं उसको हम विकास बोलते हैं। उसमें जो फिजिकल चेंजमेंट हो रहे हैं उसको ग्रोथ यानी कि क्या बोलते हैं, वृद्धि। सेकंड है वृद्धि और विकास की निरंतरता। देखिए, वृद्धि लगातार नहीं होती, यानी कि किसी के आदमी की अगर हाइट बढ़ रही है, 6 फुट हो गई है, तो वो रुक जाती है किसी टाइम के बाद, ये जीवन भर नहीं चलती है। एक विशेष आयु सीमा के पश्चात वृद्धि रुक जाती है या धीमी हो जाती है। ऐसी अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहते हैं। दूसरी तरफ विकास प्रक्रिया में निरंतर रहती है, यानी कि जो दूसरी तरफ क्या है, विकास की जो प्रक्रिया वो लगातार चलती है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है, चाहे इसकी गति कैसी भी हो। अतः विकास की प्रक्रिया कभी थकती नहीं है। मनुष्य में गुणात्मक परिवर्तन आयु भर होते रहते हैं। गुणात्मक का मतलब ये है कि उसकी नॉलेज, उसने क्या कुछ सीख रहा वो। नेक्स्ट है वृद्धि और विकास में संबंध क्या क्या है।
वृद्धि और विकास शब्दों के एक दूसरे का पर्यायवाची समझा जाता है। बढ़ते हुए शरीर के साथ उनकी कार्यकुशलता भी बढ़ती है, लेकिन कई बार विकास की प्रक्रिया वृद्धि के बिना भी हो जाती है। शारीरिक रूप से कई लोग विकसित नहीं होते हैं या वृद्धि पक्ष दुर्बल रह जाता है, लेकिन विकास के अन्य पक्षों में वे समृद्ध होते हैं, जैसे बौद्धिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष। दूसरे शब्दों में विकास का पक्ष हावी हो जाता है। इसी प्रकार जब वृद्धि के पक्ष रुक जाता है तो विकास के अन्य पक्ष सक्रिय हो जाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, वृद्धि रुक जाती है, कुछ बच्चों की हाइट कम रह जाती है, लेकिन उनका विकास फिर भी होता रहता है, यानी कि हो सकता है उनकी नॉलेज है और बच्चों से और ज़्यादा हो जाए, तो जो विकास है वो बढ़ता है, इंक्रीज होता रहता है। नेक्स्ट है विस्तृत और जो है संकीर्ण शब्द। वृद्धि शब्द का संकीर्ण जो है, वृद्धि शब्द को संकीर्ण माना जा गया है जब जो विकास एक व्यापक शब्द है। विकास शब्द में वृद्धि शब्द को भी शामिल किया जाता है, अर्थात विकास के अर्थ में वृद्धि का पक्ष भी शामिल है। विकास के विभिन्न तत्वों में एक तत्व वृद्धि भी होती है, यानी कि जो है विकास को हम वृद्धि भी बोल सकते हैं, लेकिन वृद्धि को विकास नहीं बोल सकते। नेक्स्ट है परिणाम जो है परिमाणात्मक और गुणात्मक। वृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तनों से जुड़ी होती है, जबकि विकास का संबंध गुणात्मक परिवर्तन। देखो, परिमाण का मतलब यही है कि उसके जैसे हाथ पैर वगैरह बढ़ते हैं, हाइट बढ़ती है, बाल बढ़ते हैं, ये क्या वृद्धि है। और इसका गुणात्मक का मतलब ये है कि उसकी सोच कैसी है, उसकी इंटेलिजेंसी कैसी है, वो बढ़ती है। तो वो सभी क्या है, इसके जो है क्या है, जो इसके डिफरेंस है, यानी कि आप एक तरीके से इन दोनों में अंतर मान सकते हैं। नेक्स्ट है विकास और वृद्धि और विकास को मापना, किस तरीके से माप सकते हैं। वृद्धि का संबंध आकार, भार, ऊंचाई आदि में परिवर्तन से होता है, जैसे किसी व्यक्ति का आकार कैसा है, उसमें वजन कितना है, उसकी ऊंचाई कितनी है, ये सभी क्या वृद्धि है। इस प्रकार के परिवर्तनों को मापा जा सकता है। ऐसे परिवर्तनों को आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन दूसरी ओर विकास प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को मापना बहुत ही कठिन है। मतलब कि जो विकास है उसको मापना समझ जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों है? हो सकता है किसी बच्चे का एग्जाम जैसे टेस्ट लिया, उस बच्चे के 100 में से 90 नंबर आ गए, हो सकता है दूसरे बच्चे के उसके 95 नंबर आ गए। तो अभी के लिए सोचेंगे आपके 95 वाला इंटेलिजेंट है, हो सकता है अगले टेस्ट में इसके यहाँ पे नंबर आ जाए 85 और उसके नंबर आ जाए 70, तो इसके अकॉर्डिंग आप सोचेंगे कि ये इंटेलिजेंट है। हो सकता है कभी इनके बराबर आ जाए। तो जो विकास है इसको मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल है, कि कभी आप इंटेलिजेंसी को बता नहीं सकते कि कौन बच्चा इंटेलिजेंट ज़्यादा है, कौन कम है। इंटेलिजेंटी देखिए नॉलेज के हिसाब से भी हो सकती है, मार्क्स के हिसाब से भी होती है, सभी के अलग अलग बेस होते हैं। आगे देखिए, लेकिन दूसरी ओर विकास प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को मापना बहुत कठिन है, बल्कि असंभव है। इन्हें मापने के लिए कोई ऐसा तरीका विकसित नहीं हुआ। विकास के परिवर्तनों को तो केवल देखा और महसूस किया जा सकता है, यानी कि इस चीज़ को केवल विकास को देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी सब्जेक्ट की यदि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, एग्जाम नोट्स, लेसन प्लान या प्रैक्टिकल फाइल वगैरह डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।